वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, ये आपका तीसरा वीडियो है घटना चक्र प्राचीन इतिहास का। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। अभी घटना चक्र का जो न्यू बुक आया है उसमें हम लोग प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, जो 1 लाइनर है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं और ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, बहुत जल्द ही फ्रेंड्स आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर अगला सब्जेक्ट को इस पर शुरू किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कम समय में आपको फास्ट रिवीजन करना है फ्रेंड्स, तो ये घटना चक्र जो 1 लाइनर आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हम लोग देख रहे थे एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। वहाँ तक हम लोग देख लिए थे। आज यहाँ से देखेंगे। आज का पहला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आगे है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। हो सकता है फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है, और इस पे बुक किसने लिखा था ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लिखा था। ठीक है, एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किया था, और ये लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है जो ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, कुषाण काल में और कौन, गंधार एवं मथुरा कला शैली में बुद्ध भगवान के अधिकतर है जो मूर्तियां का निर्माण हुआ है वो बैठी एवं खड़ी स्थिति में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुषाण काल में। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। याद रखिएगा, भूमि स्पर्श मुद्रा की। ठीक है, भूमि में स्पर्श मुद्रा में जो सारनाथ की बुद्ध का मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजन पदों यानी 16 महाजन पदों में से मल एक महाजन पद था। ठीक है, मल क्या था, तो देखिए बुद्ध के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 जो महाजन पद है उनमें से मल क्या था, तो एक महाजन पद था। याद रखिएगा, रिवीजन करते जाइएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थी। पूछा जाता है नागा अर्जुन है जो किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थी, उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। ठीक है, देखिए पूछा जाता है नागा अर्जुन की तुलना किससे किया गया है फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर से भी किया गया है। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागा अर्जुन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र अश्वघोष और चरक भी थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चरक है जो किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे, और वसुमित्र और अश्वघोष भी है जो चरक के दरबार में ही थे। हेन स्वांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। ठीक है, हेन सांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा किया था, ये चीनी यात्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और फहियान है जो भी चीनी यात्री, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जैन धर्म आ गया। ठीक है, बौद्ध धर्म से जो मुख्य पॉइंट था कल हम लोग देख चुके थे, बचे हुए आज देखें। अब जैन धर्म से देखिए, फटाफट रिवीजन कर लिए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, या आदिनाथ माने जाते हैं। अगर पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे, तो आपका महावीर भगवान होगा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए कर रहा है आपका कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्श्वनाथ थे जो कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कहीं में थे, 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से कितना 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, ठीक है, कुंडग्राम में सभी को पता है हुआ था, वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा।
तो देखिए महावीर का जो माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट निकल रहा है, कहाँ पर कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका कि महावीर भगवान थे जो किस कुल से आते थे, तो ज्ञात्रिक कुल से आते थे, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है कि महावीर भगवान किस कुल से आते हैं, तो ज्ञात्रिक कुल से आते हैं, ठीक है। और महावीर भगवान के बड़े भाई का नाम क्या था, तो नंदी वर्धन था, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। महावीर भगवान की पत्नी का नाम यशोदा था, उनसे एक प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। पूछा जाता है कि प्रियदर्शना किनकी बेटी थी फ्रेंड्स, तो महावीर की, ठीक है, याद रखिएगा। महावीर की पत्नी यशोदा थी। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि प्रियदर्शना का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, ठीक है। जो महावीर भगवान की बेटी थी उनका शादी किससे हुआ था, तो जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, यानी जमाली है जो आपका महावीर भगवान के दामाद हुए, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था, ठीक है। इनका दामाद बाद में इनका अनुयायी बन गया था। जमाली उनका प्रथम शिष्य था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य कौन था, तो उनका दामाद ही थे जमाली, जो उनका प्रथम शिष्य थे। जमाली का विवाह किससे हुआ था, प्रियदर्शना से हुआ था। प्रियदर्शना कौन थी फ्रेंड्स, तो महावीर स्वामी की बेटी थी। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस सभी को याद कर लेगा। तो ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनका है जो प्रतीक चिन्ह क्या, बैल है। अजीत नाथ जो दूसरे तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह है हाथी है। फिर उसके बाद अरिस्टेनेमी, ठीक है, अरिस्टेनेमी है जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका है जो प्रतीक चिन्ह क्या, शंख है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका है जो क्या है प्रतीक चिन्ह, तो सर्प है। महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या, तो सिंह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी चिन्ह को याद रखिएगा। महावीर जी का पार्श्वनाथ, ये सभी को याद कर लीजिएगा। तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे, इनका क्या था, सिंह था। अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स आपका कि प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। पूछा जाता है प्रभास गिरी क्या है, तो प्रभास गिरी है जो आपका एक जैन तीर्थ स्थल है, जो आपका उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है, ठीक है। देखिए जैन के जो 6वें तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, उन्हीं से संबंधित है ये प्रभास गिरी। अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी पूछा जाता है। कैवल्य का अर्थ क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, याद रखिएगा। और ये जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया है। अगला पॉइंट को देखिए कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भ्रिक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखिएगा पूर्ण ज्ञान, कैवल्य मतलब क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलीन कहलाए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फ्रेंड्स वो क्या कहलाएं, केवलीन कराएं। और जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए थे फ्रेंड्स, आपका बुद्ध कहलाए थे। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या कहलाए, केवलीन कहलाए महावीर स्वामी। अगला है फ्रेंड्स आपका कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। याद रखिए कितने साधन, 3 साधन मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, तीनों याद रखिए। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। 5 को याद रखिएगा। ये जैन धर्म में पूछ देता है क्वेश्चन कि किस 5 महाव्रत का है, जो किसमें वर्णन है फ्रेंड्स, तो जैन धर्म में है, ठीक है। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन है, 5, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। अगला है आपका फ्रेंड्स कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, ठीक है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ। अगला फ्रेंड्स अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ठीक है। अहिंसा तो आपका बुद्ध भगवान भी अहिंसा के खिलाफ थे फ्रेंड्स, ये दोनों में समानता ये है। आपका बौद्ध धर्म भी अहिंसा के
के आधारभूत बिंदु था, और जैन धर्म का भी जो अहिंसा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, और वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसका जो बौद्ध संगीति 4 हुए थे, चारों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर बता दिया था, ट्रिक से भी बता दिया था। और जैन संगीति के बारे में भी याद रखिएगा, जैन संगीति है जो मात्र 2 हुआ था, ठीक है। पहला जैन संगीति हुआ था 310 ईस्वी पूर्व में, कहाँ, पटना में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष इसके कौन थे फ्रेंड्स, तो स्थूल भद्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जैन संगीति 310 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और द्वितीय जो हुआ था जैन संगीति वो 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमाश्रवण थे। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है कि पहला संगीति कहाँ हुआ था, जैन संगीति पाटलिपुत्र में, द्वितीय कहाँ हुआ था, तो गुजरात के बल्लभी में। दोनों का अध्यक्ष याद रखिएगा, पहला संगीति का स्थूलभद्र थे और दूसरा का क्षमाश्रवण थे। अगला सवाल, अगला पॉइंट को देखें, 14वें पूर्वो यानी पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ये 14वें पूर्वो है जो क्या है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ का नाम है। जैसे जातक आता है ना फ्रेंड्स, तो जातक क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्मों के बारे में संबंधित एक ग्रंथ है, जातक किस धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स, तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसी तरह से 14 पूर्वो ये प्राचीनतम क्या है, जैन ग्रंथ है, जैन से संबंधित है, याद रखें 14 पूर्वो या पूर्वो। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन सभा कब हुआ था, जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में। तो वही कह रहा है 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन ग्रंथ है जो प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा है, प्राकृतिक भाषा का विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। अगला पॉइंट आपका है कि आचारांगा सूत्र, ठीक है, आचारांगा सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है, ठीक है। ये सब देखिए, याद रखिए, आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। अभी मैंने बताया था कि प्रथम जो जैन संगीति है उसका आयोजन पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और किसके शासनकाल में पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट कर करके आजीविकों के लिए क्या आवास बनाए गए थे। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अशोक के समय में जो बराबर की पहाड़ी पर गुफा जो निर्माण किया गया था, सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़, वो सर्व प्रसिद्ध है। तो पूछा जाता है सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ की गुफा है जो कौन सा पहाड़ी में, तो बराबर के पहाड़ी में, और किसके समय में बनाया गया था, तो अशोक के शासनकाल में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, सुने होंगे फिर श्रवणबेलगोला में का नाम। आगे है कि श्रवणबेलगोला में गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स कि 16 महाजन पद एवं राजधानियाँ, ठीक है। 16 जो महाजन पद था उसकी राजधानी यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबको याद कर लीजिए फ्रेंड्स। अंग है जो महाजन पद उसकी राजधानी चंपा था, ये पूछा जाता है। मगध के जो है कहाँ महाजन पद की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी था। काशी का वाराणसी, वत्स का कौसंबी, वज्जी का जो राजधानी कहाँ था तो वैशाली, कौशल का साकेत तथा श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, ठीक है। मल का फ्रेंड्स कहाँ है तो मल का है जो कुशीनगर और पावा, पांचाल का है जो अहिछत्र तथा काम्पिल्य, चेदी का कहाँ था फ्रेंड्स तो सोतिथवती चेदी का। उसके बाद में देखिए ये भी पूछा जाता है कुरु का कहाँ था महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का देखिए ये भी पूछा जाता है विराटनगर। कंबोज का कहाँ था हाटक या राजापुर था कंबोज का। उसके बाद में आ गया आपका सूरसेन का मथुरा था। अष्टमक का कहाँ था पोटली या पोतन। गंधार का कहाँ था तक्षशिला, ये भी पूछा जाता है। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
कह रहा है कि बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बाहुबली प्रथम है जो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये महामस्तकाभिषेक है जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, पॉइंट है, याद रखिएगा। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। ये तो हमेशा देखिए आपको सेट में मिलता है कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किया था या इसका प्रवर्तक कौन था, तो लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने किया था। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। ठीक है, कह रहा है जो इस आपका है पशुपत संप्रदाय है, तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो लकुलिश को शिव का अवतार मानते थे। ठीक है, जिसने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किया था, तो इसके जो लोग हैं अनुयायी हैं वो आपका लकुलिश को क्या मानते हैं, शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है, याद रखिएगा, शैव धर्म का है आपका कापालिक शैव धर्म का दूसरा संप्रदाय है। अगला पॉइंट, इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। ठीक है, शिव को। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, भवभूति के मलती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। पूछा जाता है फ्रेंड्स, मालती माधव नाटक के लेखक कौन है, तो भवभूति है। इसी से पता चलता है श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। अगला, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाएं। जी हाँ, विष्णु भक्त क्या कहलाएं, अलवार कहलाएं। और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाएं। याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भगवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ये पूछा जाता है भगवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण को माना जाता है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र तथा आंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अभी प्राचीन इतिहास में देखिए शुरू से सब पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। भगवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, भगवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक कौन है, तो विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है, याद रखिए, कम से कम इतना भगवत धर्म से संबंधित याद रखिएगा। गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। ठीक है, गरुड़ स्तंभ से ही पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत, ठीक है, यवन राजदूत कौन था, तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना कर उसकी पूजा की थी। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपका है कि इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला पॉइंट को देखिए कि उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांतों की संख्या कितना है, 6 है। तो देखिए उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की क्या कहा जाता है, प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नौमिषारण्य में कितना 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। कितना इकाई दहाई सैकड़ा 60,000 का। रामायण के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, सभी को पता है वाल्मीकि है। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजन पदों की सूचना मिलती है। सभी को पता है अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजन पदों का वर्णन। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। तो देखिए दोनों याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है फ्रेंड्स कि अंगुत्तर निकाय है जो किस ग्रंथ से संबंधित है, तो बौद्ध ग्रंथ से है, इसमें 16 महाजन पदों का सूचना मिलते है। उसी हिसाब से जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है जो क्या है, जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। अगला पॉइंट आपका है कि भारत के प्राचीनतम
प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने हुए थे। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स कि भारत के जो सबसे प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं उसको क्या कहा गया है, आहत सिक्के या तो उसे पंचमार्क भी कहा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जो आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं वो किसके बने थे, तो चांदी के बने होते थे। याद रखिएगा भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के, इसी को पंचमार्क भी कहा जाता था, तो चांदी के बने हुए थे। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य काल के बीच प्राप्त हुए थे। ठीक है, किसमें, मौर्य काल के बीच प्राप्त हुए थे। अगला है फ्रेंड्स पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ है। ठीक है, अवंती महाजनपद कहाँ बसा हुआ है, तो पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती राजधानी जिसकी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो महिष्मती थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। देखिए मत्स्य जिसका विराटनगर था फ्रेंड्स आपका राजधानी, तो मत्स्य महाजनपद है जो कहाँ है, तो राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। देखिए आ गया, तो ये मत्स्य की राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा। मत्स्य की जो है आपका महाजनपद उसकी राजधानी कहाँ थी, विराटनगर थी। और ये मत्स्य महाजनपद कहाँ था, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है, तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन जो आपका बिंबिसार वंश से संबंधित है। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। सभी पढ़े होंगे, बहुत बार सबको याद होगा मेरे ख्याल से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किया था। इंडिका का ग्रंथ किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र के जो भी समृद्धि था, शासन था, समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया था। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज के इंडिका में क्या वर्णन है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन के बारे में वर्णन है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासवदत्ता कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है स्वप्न वासवदत्तम है जो किसका है, तो महाकवि भास का है। ठीक है, इनका एक नाटक है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि स्वप्न वासवदत्तम के नाटककार कौन है, तो आपका महाकवि भास है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट कि मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। ठीक है, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना था, बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, वह हर्यक कुल से संबंध था। जी हाँ, हर्यक वंश के संस्थापक भी था, यही था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में संबंधित है। एक क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जीवक है जो किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। ठीक है, गौतम बुद्ध के सबसे समय के प्रसिद्ध वैद्य थे जीवक, जो बिंबिसार के दरबार में से संबंधित थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रधोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। जी हाँ, किसको, जीवक को भेजा था। उसके बाद में वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया था, तो वैशाली के लिच्छवियों ने किया था। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, आपका पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराणों के अनुसार, पुराण के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, तो बृहद्रथ वंश था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट को अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो अजातशत्रु था वो क्या क्या अपने पिता को हत्या करके अपनी गद्दी पर बैठा था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रधोत को पराजित कर अवंती, जिसको मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो ये आपका जो अजातशत्रु इन्हीं का नाम है कुनिक है, इन्हीं का नाम कुनिक कहा जाता है। इन्हें पितृहीनता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पुराणों के हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापदब नंद एक शूद्र शासक था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महापदब नंद है, जो नंद वंश के संस्थापक थे, वो क्या थे, तो शूद्र थे वो। ठीक है, शूद्र शासक था। और ये भी पूछा जाता है कि एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण की थी, तो नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद ने धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण की थी, तो महापदम नंद ने धारण की थी। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि पुराणों में इसे
सर्वछत्रांतक और अप्रोपर सुराम कहा गया है। देखिए ये भी याद रखिएगा, इन्होंने तो आपका एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी, और पुराणों में है जो महापदम नंद को सर्वछत्रांतक और क्या अप्रोपर सुराम कहा गया है। अगला पॉइंट है, नंद वंशीय शासक महापदम नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंदवंशीय महापदम नंद द्वारा कलिंग में, ठीक है, कहाँ, कलिंग प्रांत में नहर खुदवाए थे, जिसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। ठीक है, यानी खारवेल के हाथी गुफा में यह जानकारी मिलती है फ्रेंड्स कि महापदम नंद ने कलिंग में नहर खुदवाए थे। हाथी गुफा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यही एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि प्रथम आपका नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन है, तो हाथी गुफा अभिलेख है, याद रखिएगा। वही कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। इस सब पॉइंट को नोट कर लिए फ्रेंड्स, अगर नहीं याद है तो नोटबुक में और बार बार रिपीट करते रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि हाथी गुफा अभिलेख से महापदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, महापदम नंद की जो कलिंग विजय हुआ था वो किससे सूचित होती है फ्रेंड्स, किससे पता चलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से ही पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। एक साइड में विद्वान का या कवि का नाम दिया और उनके संरक्षक कौन कौन थे। जैसे हरिसेन थे, तो हरिसेन विद्वान थे फ्रेंड्स। शासक कौन थे उस समय, तो समुद्रगुप्त, यानी समुद्र के दरबार में आपका हरिसेन रहते थे। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन दरबार में कौन थे, आपका कौटिल्य चाणक्य थे फ्रेंड्स। ठीक है, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है, सब इंपॉर्टेंट है कि अश्वघोष है जो किसके दरबारी कवि थे या विद्वान थे, तो कनिष्क के। नागार्जुन किसके थे, तो ये भी कनिष्क के थे। चरक देखिए पूछा जाता है आपका, कनिष्क थे। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक तीनों थे जो आपको किसके शासनकाल में थे, किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के थे। वाण भट्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा। अब देखिए चंद्रबरदाई ये किसके थे शासन काल में थे, तो पृथ्वीराज चौहान के विद्वान थे। कालिदास किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। पूछा जाता है कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, और भारत का शेक्सपियर इन्हीं को कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप आगे देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। देखिए सब पॉइंट नोट करने लायक है फ्रेंड्स, जरूर नोट कर लीजिएगा कि जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाते थे। यह जानकारी किससे मिलते या किसमें उत्कृष्ट है, तो आपका हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इसी में उल्लेख है। पुरु यानी पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। ठीक है, पुरु पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था, याद रखिएगा। अगला आपका पॉइंट है फ्रेंड्स कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसने अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। ठीक है, सिकंदर ने पुरु को पराजित किया था झेलम नदी के तट पर, परंतु उसकी वीरता ने, वो बहुत ही वीरता से लड़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि इसलिए उससे वो प्रभावित हो गया सिकंदर, और उसको क्या है, पुरु को अपना मित्र बना लिया और कुछ नए इलाके उसको प्रदान किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पर। अगला पॉइंट आ गया फ्रेंड्स, मौर्य राजवंश 323 से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, अब मौर्य वंश में आ गए। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सभी को पता है। ठीक है, किसकी मदद से किए थे, आप लोग को पता है, आपका चाणक्य की मदद से किए थे। विशाख दत्त कृत, देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आपका विशाख दत्त है, याद रखिएगा। से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। देखिए अब क्वेश्चन ये पूछा, पहले पूछा जाता था कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है, लेकिन अब डिटेल में पूछा जाता है कि जो विशाख दत्त कृत है मुद्रा राक्षस, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। या तो इस तरह से पूछ देगा, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो मुद्रा राक्षस से। ठीक है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। याद रखिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है, मुद्रा राक्षस से जो संबंधित है आपका मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से फ्रेंड्स, हम याद रखिएगा। और इसमें इनको वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। लास्ट पॉइंट आज का देखते हैं फ्रेंड्स कि
धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस पर धुंडीराज ने टीका लिखी थी। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर विस्तृत जानकारी या सूचना प्राप्त होती है तो किससे, तो मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। अब मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका तीसरा वीडियो था। प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। और 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूँ इसी चैनल पे रात में, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।